नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में नया प्रदेश अध्यक्ष मिल गया है। जी हां, पंकज चौधरी को यूपी बीजेपी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इस संबंध में औपचारिक घोषणा केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने लखनऊ में आयोजित संगठनात्मक कार्यक्रम के दौरान की। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों उप मुख्यमंत्री और पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मंच पर मौजूद रहे। पंकज चौधरी का चयन निर्विरोध हुआ क्योंकि उनके मुकाबले कोई अन्य नामांकन दाखिल नहीं किया गया। वर्तमान में वे केंद्र सरकार में वित्त राज्य मंत्री के पद पर भी कार्यरत हैं। पार्टी सूत्रों के अनुसार उनकी नियुक्ति को आगामी पंचायत चुनाव और वर्ष 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों की रणनीति को जोड़कर देखा जा रहा है। संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की जिम्मेदारी अब उनके कंधों पर होगी। इस अवसर पर भाजपा नगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी ने ढोल बजाकर कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया। वहीं कार्यक्रम में सीमा दुबे, रमेश सिंह रघुवंशी, उषा सिंह रघुवंशी सहित बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। नियुक्ति के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल देखा गया। और पंकज चौधरी जी इस परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। इस पक्के विश्वास के साथ मैं आप अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मित्रों, मैं आमंत्रित करूंगा आज इस अवसर पर जिनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त प्रदेश बना है, विकसित उत्तर प्रदेश बना है, ऐसे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को कि आज इस अवसर पर हम सबको संबोधित करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। सियावर रामचंद्र भगवान के, भारत माता के, भारत माता के। वंदे वंदे वंदे। नमः पार्वती पतिये हर हर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचन की घोषणा और नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत राष्ट्रीय परिषद के लिए प्रदेश के 120 सदस्यों के निर्वाचन की घोषणा के लिए आयोजित आज के समारोह में केंद्रीय चुनाव अधिकारी के रूप में हम सब के बीच में यहां पर उपस्थित केंद्रीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री माननीय श्री पीयूष गोयल जी, भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री श्री पंकज चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी और उत्तर प्रदेश से ही राज्यसभा के माननीय सदस्य श्री के लक्ष्मण जी, भारतीय जनता पार्टी के निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री द्वय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश चुनाव अधिकारी डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी, राष्ट्रीय महामंत्री श्री अरुण सिंह जी, डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी, प्रदेश संगठन के महामंत्री माननीय श्री धर्मपाल जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी,
राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती रेखा वर्मा जी, तारिक मंसूर जी, राष्ट्रीय मंत्री श्री सुरेंद्र नागर जी, केंद्रीय मंत्री श्री बीएल वर्मा जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्षगण डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी जी, सूर्य प्रताप शाही जी, स्वतंत्र देव सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी केंद्रीय और प्रदेश के साथ ही मंडल स्तर से जुड़े हुए सभी हमारे पदाधिकारीगण, प्रदेश के कोने कोने से आए हुए सभी उपस्थित बहन और भाइयों, मैं सबसे पहले नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष के रूप में श्री पंकज चौधरी जी का आप सभी कार्यकर्ताओं की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं इस अवसर पर इस पूरी चुनाव की प्रक्रिया को सकुशल निर्विघ्न तरीके से संपन्न करने के लिए, निर्विवाद रूप से संपन्न करने के लिए डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी को, प्रदेश अध्यक्ष के निर्वाचन अधिकारी माननीय पीयूष गोयल जी को और संगठन पर्व के राष्ट्रीय अधिकारी माननीय डॉक्टर के लक्ष्मण जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हो रही है और एक अनुभवी कार्यकर्ता को उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व मिलने के साथ ही उत्तर प्रदेश के अंदर अब नए गति के साथ सरकार और संगठन मिलकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप आगे बढ़ने के संकल्प के साथ बढ़ पाएगा। बहनों और भाइयों, मैं इस अवसर पर धन्यवाद दूंगा चौधरी भूपेंद्र सिंह जी को, जो पिछले 3.5 वर्ष से प्रदेश अध्यक्ष के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए प्रदेश के अंदर हर एक उन कार्यक्रमों को गति प्रदान करने में अपना योगदान दे रहे थे। इस दौरान प्रदेश तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ा और आज नवनिर्वाचित अध्यक्ष के चुनाव के साथ संगठन पर्व का यह दायित्व उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी पूर्णाहुति की ओर अग्रसर हो चुका है। लेकिन नए दायित्व के कार्य हम सबके सामने नई चुनौती के साथ में है। आपने बदलते हुए भारत को देखा है। एक नए भारत का दर्शन हम में से हर व्यक्ति कर रहा है। 11 वर्ष में क्या भारत आज पूरी दुनिया का नजरिया भारत के प्रति और भारतवासियों के प्रति बदला है। जो लोग आज से 11 वर्ष पहले भारत को कमतर आंकने का प्रयास करते थे, हे दृश्य देखते थे, आज उन्हें भारत के अंदर विश्व नेतृत्व नजर आता है। आज उन्हें भारत पर गौरव की अनुभूति होती है। आज भारत वैश्विक संतुलन का कार्य कर रहा है और बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। और ये हमारा सौभाग्य है, इस नए भारत को पिछले 11 वर्ष से अधिक समय से दुनिया के सबसे यशस्वी नेता आदरणीय प्रधानमंत्री के रूप में श्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व और मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है।
उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 8 साढ़े 8 वर्ष के अंदर जो कुछ भी परिवर्तन हम करने में सफल हुए हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और नेतृत्व ही है। डबल इंजन सरकार की डबल स्पीड की ताकत है। एक एक कार्यकर्ता की मेहनत और परिश्रम का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश के बारे में जो परसेप्शन था, उस परसेप्शन को हमने दूर किया। बीमारू राज्य के धब्बे से उत्तर प्रदेश को मुक्त करके रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में उत्तर प्रदेश को दुनिया के सामने, देश के सामने स्थापित किया। आज उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त है, माफिया मुक्त है, अपराध मुक्त है। आज उत्तर प्रदेश टूरिज्म का, इन्वेस्टमेंट का, देश के बेहतरीन राज्यों में से अपने आप को एक साबित कर सकता है। और बेधड़क उत्तर प्रदेश के अंदर उस प्रकार के निवेश आए हैं, आ रहे हैं। कोई कल्पना कर सकता है कि अकेले उत्तर प्रदेश में इन 8.5 वर्ष में 9.25 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी बिना भेदभाव के प्राप्त हुई है। 1.5 करोड़ से अधिक नौजवानों को परंपरागत उद्यम में उन्हें नौकरी के साथ और रोजगार के साथ जोड़ने का, और जो कार्य निवेश का, सुरक्षा और कानून के राज में बेहतर तरीके से आगे बढ़ा है। 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश की योजनाएं जमीनी धरातल पर उतरी हैं और 6 लाख से अधिक की परियोजनाएं हमारे पास वर्तमान में तैयार है, जिसका हमें ग्राउंड ब्रेकिंग की तैयारी करनी है, जिसको लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं इस अवसर पर केंद्रीय उद्योग और वाणिज्य मंत्री माननीय श्री पीयूष गोयल जी का हृदय से धन्यवाद करूंगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय रक्षा मंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में प्रदेश के विकास की जिन योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए जब भी हमने माननीय पीयूष जी से सहयोग और समर्थन मांगा, वे देश के अंदर या दुनिया के अंदर कहीं भी रहे होंगे, उत्तर प्रदेश के प्रस्ताव को उन्होंने तत्काल कहा कि ये होना है। जैसे हमने कहा उत्तर प्रदेश के अंदर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना हम आगे बढ़ाए हैं। हमारे पास एक कमी है। उन्होंने कहा आप बताइए। मैंने कहा हमें एक पैकेजिंग इंस्टीट्यूट चाहिए। उन्होंने कहा आप घोषणा कर दीजिए, ये मान के चलिए कि हो गया। और बहनों और भाइयों, मुझे प्रसन्नता है बताते हुए लखनऊ में भारत सरकार ने अपना पैकेजिंग इंस्टीट्यूट स्वीकृति ही नहीं किया, उसका सत्र भी प्रारंभ हो गया है। उत्तर प्रदेश अपने उद्यमियों के लिए उनकी प्रोडक्ट को शोकेसिंग कर सके, दुनिया के बाजार में पहुंचा सके। हमारे मन में आया कि हम क्या उत्तर प्रदेश ग्लोबल मीट का कोई आयोजन हम कर सकते हैं? कोई ऐसा आयोजन हो जाए जहां उत्तर प्रदेश के प्रोडक्ट को हम शोकेसिंग कर सकें। तो ट्रेड शो कोई ऐसा हो। मैंने माननीय पीयूष जी से चर्चा की, उन्होंने कहा चिंता मत करिए। पहले वर्ष उन्होंने कहा कि मैं कम से कम 500 फॉरेन बायर अपने खर्चे पे भेज रहा हूं यूपी में। यूपी के लोग अपना वो लगाएं, खरीदारी करने की जिम्मेदारी हमारी, दुनिया के मार्केट में पहुंचाने की जिम्मेदारी। और बहनों और भाइयों, आज हर वर्ष सितंबर माह में उत्तर प्रदेश का सूक्ष्म लघु उद्यम विभाग उत्तर प्रदेश के अंदर बने हुए हर प्रोडक्ट को हम लोग ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो सेंटर में यूपी ट्रेड इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन करते हैं। और इतना लोकप्रिय हुआ है, इस बार भी मैंने उनसे अनुरोध किया, वो दुनिया में अपने भारत के कार्यक्रमों की दिशा से व्यस्त थे, तब भी वे उसके कार्यक्रम में आए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया और माननीय पीयूष जी ने उसका समारोप किया और आए, और उसमें लगभग 11,000 करोड़ रुपए के प्रोडक्ट उत्तर प्रदेश से दुनिया के मार्केट के लिए बुक हुए।
ये सारा पैसा उत्तर प्रदेश के व्यापारियों को, उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को प्राप्त हुआ। यह कार्य तब हो पाया, राजनीतिक स्थिरता थी, सुरक्षा का बेहतर माहौल था, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और केंद्रीय नेतृत्व का भरपूर सपोर्ट था, और उसके बल पर डबल इंजन सरकार की सामर्थ्य और शक्ति के बल पर आम जनमानस के लिए सत्र के पहले जो प्रदेश उपद्रवग्रस्त था, आज उत्सव पर्व के रूप में उत्तर प्रदेश में मनाया जा रहा है। कोई सोचता था सत्र के पहले कि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम लला का भव्य मंदिर बनेगा, अयोध्या दुनिया की सुंदरतम नगरी बनेगी। आज तो कोई हमारी अयोध्या पे प्रश्न नहीं उठाएगा। आज कोई राम भक्त पर उंगली नहीं उठा सकता, नहीं उठा सकता। सत्र के पहले जब भी कोई भाजपा का कार्यकर्ता, विचार परिवार का कोई कार्यकर्ता कहता था रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लोग कहते थे अरे देखो ये सब इनका ऐसे ही नारा है। लेकिन क्या आज कोई प्रश्न उठा सकता है क्या? आज तो मंदिर बन गया ना, दुनिया का सबसे भव्य मंदिर बन गया है। और पहली बार हुआ है अयोध्या धाम में स्वयं आदरणीय प्रधानमंत्री जी पधारे, उन्होंने श्री राम जन्मभूमि के भव्य मंदिर के शिलान्यास का कार्यक्रम भी किया। प्रधानमंत्री जी ने 500 वर्षों के बाद रामलीला को अयोध्या में भगवान राम के अपने भव्य मंदिर में विराजमान करने का काम भी किया। और अभी 25 नवंबर को रामलला के भव्य मंदिर में धर्म ध्वजा के आरोहण करने के लिए भी स्वयं प्रधानमंत्री जी पधारे। भारत की विरासत को गौरव के साथ दुनिया के अंदर आगे बढ़ाने की उस अभिव्यक्ति का यह प्रतीक है जो हर भारतवासी के लिए प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं, अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति करो। वही विरासत है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम हो, मिर्जापुर में मां बिंदुवासिनी का धाम हो, या फिर सीतापुर में नेमिष तीर्थ के पुनरुद्धार का कार्य हो, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि का हो, श्रावस्ती, कुशीनगर, कपिलवस्तु, कौशांबी या अन्य उन क्षेत्रों में भगवान बुद्ध से जड़े हुए तीर्थ स्थलों के पुनरुद्धार का कार्य हो, सारनाथ समेत उन सभी स्थलों के लिए जहां पर भी भगवान बुद्ध से जुड़े हुए तीर्थ स्थल मौजूद हैं। पश्चिम में सुख तीर्थ हो जो पहली भागवत भूमि के रूप में है, या मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, गोवर्धन, इन सभी तीर्थों को वैश्विक मानचित्र पर पुनर्स्थापना का कार्य आज प्रभावी ढंग से डबल इंजन सरकार उसी प्रभावी तरीके से आगे बढ़ाने का काम कर रही है। बहनों और भाइयों, यह काम इसलिए हो पा रहा है क्योंकि जनमानस को भी विश्वास है सरकार करेगी, अच्छा करेगी। आज उत्तर प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई सोचता था पहले बिजली नहीं आती थी क्योंकि 17 के पहले जो लोग प्रदेश की कमान जिनके हाथों में थी वे अंधेरे में रहने के व्यस्त थे, क्योंकि डकैती तो अंधेरे में ही पड़ती है, इसलिए बिजली नहीं दी जाती थी। हम लोग जब 17 में आए थे तो ऊर्जा मंत्री के रूप में पीयूष जी थे। पीयूष जी आए थे अप्रैल में, 2017 अप्रैल में। इन्होंने कहा कितनी बिजली मिलती है, पता लगा 3 से 4 घंटे। इन्होंने कहा नहीं, इसको आपको बढ़ाना पड़ेगा। हमने कहा हम 24 घंटे बिजली देना चाहते हैं। और याद करिए, जब अप्रैल प्रथम सप्ताह 2017 में माननीय पीयूष गोयल जी उत्तर प्रदेश आए थे, तब से बिजली का जो रोस्टर उन्होंने तय किया वही आज भी उत्तर प्रदेश के अंदर लागू है। सभी 75 जनपदों में, 350 तहसीलों में, 825 विकास खंडों में, 662 नगर निकायों में अनवरत रूप से वही रोस्टर आज भी लागू है, बिना किसी बाधा के। आज उत्तर प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर का एक नया प्रदेश बना है। देश के अंदर कुल एक्सप्रेसवे का 55% शेयर उत्तर प्रदेश के पास।
सबसे बड़ा रेल नेटवर्क उत्तर प्रदेश के पास, सबसे ज्यादा मेट्रो संचालित करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश, सबसे ज्यादा एयरपोर्ट रखने वाला राज्य उत्तर प्रदेश, देश की पहली रैपिड रेल और देश का पहला वाटरवे भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में ही प्रारंभ किया। और बहनों और भाइयों, उस उत्तर प्रदेश की इस नई यात्रा के लिए एक नए कैप्टन के रूप में पंकज जी हमारे सामने आ गए हैं, और साथ साथ अब हमें आगे की कार्यक्रम की यात्रा, जिसके बारे में यहां पर दोनों हमारे डिप्टी सीएम ने भी कहा, याद करना 27 की लड़ाई आपके सामने, विरोधी के पास इतनी ताकत नहीं है, लेकिन याद रखना विरोधी चाहे कैसे भी हो, उस विरोधी के छल और छद्म का जवाब देने के लिए आपके पास उतना ही सामर्थ्य होनी चाहिए, उतना ही शौर्य और उतना ही तेज भी होना चाहिए। और शौर्य और तेज के लिए आपको जगाने के लिए भी आज मैं इस मंच का उपयोग करना चाहूंगा। एक अवसर है आपके पास, और मैं अक्सर सुनता हूं, आपकी मेहनत में कोई संदेह नहीं, आपके पुरुषार्थ में भी किसी को संदेह नहीं है, आपके द्वारा किए जाने वाला परिश्रम में कोई संदेह नहीं है, लेकिन हमारी कहीं कहीं अति उदारता, सहिष्णुता और दूसरों पर विश्वास करने की प्रवृत्ति कभी कभी हमें धोखा दे देती है। ये किस रूप में? वर्तमान में भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा एसआईआर की कार्रवाई हो रही है, चल रही है ना, सब जगह चल रही है ना, पूरे प्रदेश भर में, क्या नगर क्या गांव क्या बूथ चाहे मंडल कुछ भी हो, है ना, सब लोग सहमत है ना, सभी लोग सहमत है ना, चल रहा है ना। और जब मैं आपसे पूछ दूंगा कि क्या उसकी क्या गति चल रही है, तो आप में से हर व्यक्ति बोलेगा कि हमारे यहाँ 98% हो गया, कोई बोलेगा 99% हो गया, कोई कहेगा हमने 100% कर लिया, यही तो बोलेंगे ना। लेकिन ये सच्चाई नहीं है, ये सच्चाई नहीं है। ये शुद्ध नियत से मतदाता सूची की शुद्धिकरण का और लोकतंत्र के सशक्तिकरण का एक बहुत अच्छा अवसर है। जो चुनाव के बाद अक्सर शिकायत होती है कि साहब मेरा नाम मतदाता सूची में नहीं है, या मेरा बूथ 5 किलोमीटर दूर कर दिया गया था, उसका समाधान का एक अवसर है। और वो अवसर इसलिए मैं कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश की आबादी है 25 करोड़। कितनी है? 25 करोड़। 25 करोड़ की आबादी में मतदाता सूची में नाम होने चाहिए कुल 64%। 64 से 65% लोग ऐसे होने चाहिए, ऐसे होंगे जो 18 वर्ष से ऊपर के होंगे। 18 वर्ष से ऊपर का हर वयस्क मतदाता जो उत्तर प्रदेश का निवासी है, वह मतदाता सूची में नाम उसका होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यही है ना। अब 18 वर्ष से ऊपर का मतदाता सूची में नाम होना चाहिए, तो यह संख्या होनी चाहिए 16 करोड़। और मतदाता सूची में एसआईआर के बाद जो मतदाता सूची में नाम आए हैं, वो कितने आए हैं? 12 करोड़। ये 4 करोड़ का जो गैप है, 2025 की जो मतदाता सूची थी, जनवरी 2025 की, उसमें कुल नाम थे 15 करोड़ 44 लाख। कितने थे? 15 करोड़ 44 लाख। 1 जनवरी 2026 को जो भी युवा 18 वर्ष का होगा, वह मतदाता बनने का हकदार होगा। यह संख्या बढ़नी चाहिए 15 करोड़ 44 लाख से 16 करोड़ तक।
लेकिन ये संख्या बढ़ी है, बढ़ी नहीं है, घटी है। 15,44,00,000 से घट करके ये हो गई है 12 करोड़। ये जो 4 करोड़ का गैप है, ये मिसिंग है। ये आपका विरोधी नहीं है, इसमें से 85 से 90% आपका मतदाता है। याद करना, आपका मतदाता है। और उसमें 4 कैटेगरी में आपको देखना है, 4 कैटेगरी। एक, जिन तक अभी कोई नहीं पहुंचा, अनमैपिंग में। संजोग से भारत निर्वाचन आयोग ने 14 दिन का नया समय बढ़ाया है, यानी आज के दिन से अगर आप लेंगे तो आपको 12 दिन का नया समय मिला हुआ है। ये 12 दिन का बेहतर उपयोग। ये काम याद करना, चुनाव का काम, चुनाव का परिणाम विधानसभा में, लोकसभा में आता है, लेकिन चुनाव लड़ा जाता है बूथ पे, जिसके लिए प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि बूथ यानी मेरा बूथ सबसे, क्योंकि लड़ाई बूथ पे होती है, इसलिए वो मजबूत होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब मैं आप सबसे कहूंगा, अब ड्राफ्ट सूची आ रही है आपके पास, आने लग गई, उसकी नकल मिलने लग गई, उसका एक बार अवलोकन कर लीजिए। और ये बूथ पर वो कोई भी पदाधिकारी, राष्ट्रीय पदाधिकारी हो, प्रदेश का हो, क्षेत्र का हो, जिले का हो, मंडल का हो, शक्ति केंद्र का हो, ये सभी लोग अपने बूथ की मतदाता सूची को एक साथ मिलकर के अवलोकन करें। एक बूथ पे बहुत होंगे, 250 से लेकर 250 तक घर होंगे। आसानी से वहां का कार्यकर्ता ये देख सकता है कि कौन छूटा है, कौन फर्जी है, कौन मृतक है, कौन शिफ्टेड है और कौन यहां से जा चुका है। ये सब कुछ जानकारी ले सकते हैं। 4 कॉलम आपको मिलेंगे इसमें, एक अनलैपिंग का, एक मृतक का, एक अनुपस्थित यानी एब्सेंट का और एक शिफ्टेड का। कौन शिफ्ट हो चुका है, इसकी भी सूची होगी। उन नामों को अवलोकन कर लीजिए। देखिए, मैं अभी गया था एक जनपद में, वहां की मतदाता सूची में जो एसआईआर के फॉर्म भरे हैं बहुत सारी विरोधियों ने, उसमें कुछ बांग्लादेशियों के भी नाम है। आप मुझे बताइए, एक जगह तो ये भी मैंने देखा, एक सज्जन का नाम था, उसकी उम्र 20 साल, उसके पिता की उम्र 30 साल और उसके ग्रैंडफादर की उम्र 40 साल। तो मैंने कहा ये कौन नए नमूने आ गए। देखो, आप जब देखेंगे तब आप मुझे बताइए, 10 साल की उम्र में किसी का बच्चा होगा क्या? लेकिन यह भी फॉर्म भरा गया है। यानी बेटे की उम्र 20 साल, बाप की उम्र 30 साल और उसके ग्रैंडफादर की उम्र 40 साल। तो मैंने कहा तब तो ये कई पीढ़ियां देख चुके होंगे भाई। आप मुझे बताओ, अगर सबसे बड़ा व्यक्ति 90 साल का होगा तो इताई उससे पहले तो कई पीढ़ियां होंगी। वो तो पूरा गांव ही एक परिवार बसा देगा, एक ही परिवार गांव बसा देगा। हमें इस समय उसको देखना होगा। यह भी फर्जी हुआ है। नाम कहां से? पश्चिमी, यानी उसमें दिनेजाकपुर, नौगांव असम, और मतदाता बने हैं संभल में। क्या मतलब है? ये अवसर है इस सब फर्जी नाम के लिए आपत्ति करना है। हर बूथ से आपत्ति दर्ज होनी चाहिए फर्जी नामों के लिए।
जो छूट गए हैं एसआईआर के लिए 12 दिन का समय अभी बाकी है। जो नए नाम भरने हैं उसके लिए भी आपके पास समय है। जिनके नाम काटने हैं उनके लिए समय है, और इस समय उन फटाफट भरवाइए, आपत्ति करिए। ये इसलिए आवश्यक है कि चुनाव में आपकी मेहनत 3/4 इस एसआईआर की सूची रिफाइंड हो जाएगी। 3/4 मेहनत आपकी पूरी हो गई, तब केवल 1/4 मेहनत आपको विधानसभा चुनाव में करना होगा, और धड़ल्ले के साथ 3/4 सीट भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन के प्रत्याशी उत्तर प्रदेश में जीतेंगे। कोई संदेह इसमें नहीं होना चाहिए। लेकिन मेहनत आज करनी पड़ेगी, आज मेहनत करनी पड़ेगी। और इसके लिए मैं आप सबका आह्वान करूंगा। आज आपको यहां पर विशेष रूप से बुलाया गया है कि नए नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष जी के स्वागत में और आपका परिचय हो जाए। नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष जी हर जिले में जाएंगे, हर जिले में उनका कार्यक्रम लगेगा, हर जिले में आप स्वागत अपने जिले में करेंगे। आपको दिल्ली जाने की आवश्यकता नहीं, आपको गोरखपुर या महाराजगंज जाने की आवश्यकता नहीं। आपको अपने बूथ को संभालने की आवश्यकता है अगले 1 महीने के लिए। अपना बूथ, मेरा बूथ सबसे मजबूत। 25 दिसंबर पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी का कार्यक्रम है, और यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के साथ साथ हर एक बूथ पर भी पार्टी के द्वारा आयोजित होगा। इस कार्यक्रम को बूथ स्तर पर भी एक आयोजन के साथ ही, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो कार्यक्रम लखनऊ में इस डबल इंजन सरकार ने एक राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल बनाया है, जिसमें भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की 65 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमाओं को स्थापित करते हुए एक उनका डिजिटल म्यूजियम के रूप में भारतीय जनसंघ से लेकर के भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नए भारत की यात्रा के साथ जोड़ते हुए म्यूजियम बनाया गया है। इन सभी का उद्घाटन का कार्यक्रम और एक बड़ी रैली का आयोजन लखनऊ में होगा। उसके लिए संगठन अलग से बैठक करेगा, व्यवस्था बनाएगा। लेकिन एसआईआर की कार्रवाई के बाद मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं, जो भी कार्यकर्ता यहां पर आए हैं आज के इस कार्यक्रम में, एसआईआर की कार्रवाई आप पूरा कर देंगे तो आपको हम राष्ट्र प्रेरणा स्थल दिखाने के लिए लेकर के आएंगे, और यहां दिखाएंगे भी। जन्मभूमि अयोध्या में रामलला का दर्शन करवाने के साथ ही यहां भी करवा देंगे, यहां भी दर्शन करवाएंगे। आप देखेंगे दिन भर का कार्यक्रम उस म्यूजियम में है। बहुत सुंदर बना है। देश को समझने, विचारधारा को समझने और भारतीय जनसंघ से लेकर के भारतीय जनता पार्टी और नए भारत का दर्शन करना अगर किसी को है, लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का म्यूजियम उसका उदाहरण बनेगा। यह कार्यक्रम भी लखनऊ में 25 दिसंबर को आयोजित होगा। इस कार्यक्रम के लिए संगठन माननीय धर्मपाल जी अलग से व्यवस्था बनाएंगे। इस कार्यक्रमों के साथ हमें जुड़ना है। फिलहाल मैं आपसे अपील करूंगा, फॉर्म नंबर 6 हर बूथ पर भरवाइए। जो छूट गए हैं, एसआईआर के जो प्रपत्र भी जमा नहीं हो पाए, 12 दिन का समय है, युद्ध स्तर पर लगिए। जो गलत नाम है उनके लिए फॉर्म 7 भरवाइए। जहां संशोधन करना है 8A फॉर्म भरवाइए। कोताही मत बरतिए। एक एक बूथ की समीक्षा और एक एक बूथ पर मेहनत परिणाम लाएगी। और दूसरा है, जो शिकायत आती है कि हमारे मतदाता इस बूथ से थे, उस बूथ में नजदीक पोलिंग होनी थी, लेकिन वो 5 किलोमीटर दूर कर दिया। यह अवसर है जब आप इसको बदलने के लिए आवेदन कर सकते हैं, कर दीजिए। अब लेट मत करिए, यह अवसर है।
इस अवसर का लाभ आप उठाएंगे, इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से अपने नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष श्री पंकज चौधरी जी को हृदय से बधाई देता हूं। इस निर्वाचन की प्रक्रिया को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करने के लिए माननीय पीयूष गोयल जी का, माननीय डॉक्टर के लक्ष्मण जी का, डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी का हृदय से मैं धन्यवाद करता हूं। आप सभी कार्यकर्ता इतनी सुबह इतनी भारी संख्या में, जितने लोग इस सभागार में हैं इससे दुगनी संख्या में लोग बाहर हैं, आप सभी आए हैं। आप सबका भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम। धन्यवाद, धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। मैं आग्रह करूंगा उत्तर प्रदेश के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय पंकज चौधरी जी से कि हम सबको संबोधित करने का कष्ट करें। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, बोलिए भारत माता की, भारत माता की। सब लोग अपने स्थान पर बैठे रहेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। एक बार जरा तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करेंगे। बोलिए भारत माता की। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। कल से आज तक प्रदेश भर के देवतुल्य कार्यकर्ताओं का जो अपूर्व स्नेह मुझे प्राप्त हुआ है, उससे मैं गदगद और अभिभूत हूं। मंच पे विराजमान उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज, भारत सरकार के मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष चुनाव केंद्रीय चुनाव अधिकारी आदरणीय पीयूष गोयल जी, माननीय के लक्ष्मण जी, नवनिर्वाचित माननीय केशव मौर्य जी, निवर्तमान अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी, ब्रजेश पाठक जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र पांडे जी, प्रदेश महामंत्री संगठन आदरणीय धर्मपाल जी, राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय महामंत्री राधा मोहन दास अग्रवाल जी, राष्ट्रीय महामंत्री श्री अरुण सिंह जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, श्रीमती रेखा वर्मा जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तारिक मंसूर जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भाजपा सुरेंद्र सिंह नागर जी, राष्ट्रीय मंत्री और राज्यसभा सांसद, पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी जी, पूर्व अध्यक्ष सूर्य प्रताप शाही जी, पूर्व अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जी, हमारे साथ हमारे साथी भारत सरकार के मंत्री बीएल वर्मा जी, और पूरे प्रदेश से आए हुए मेरे प्रिय कार्यकर्ता साथियों, माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, भाजपा के पदाधिकारी, पूर्व पदाधिकारी और मेरे मीडिया के साथियों, आप सबको मैं सादर प्रणाम करता हूं, आपका वंदन करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। साथियों, गोमती नदी के किनारे स्थित प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आप सभी के स्नेह, उत्साह, रोमांच एवं हार्दिक स्वागत से खुद को धन्य मान रहा हूं। भारत के सबसे बड़े प्रदेश, जिसे भारत की राजनीति का केंद्र बिंदु माना जाता है, ऐसे अपने उत्तर प्रदेश में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व लेते समय मैं रोमांचित हूं
उत्साहित हूं और गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। कार्यकर्ताओं के इस महासंगम के अवसर पर आप सभी कार्यकर्ताओं की प्रेमपूर्ण भावना से स्वयं को मैं जोड़ रहा हूं। तब यह भाव और बढ़ गया कि केंद्रीय नेतृत्व ने मुझे कितनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी, गृह मंत्री श्री आदरणीय अमित शाह जी, रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी और संघ परिवार का हृदय तल से, हृदय की गहराइयों से मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे मेरे ऊपर भरोसा जताया और मुझे ये महान दायित्व सौंपा है। साथियों, ये भारतीय जनता पार्टी जैसी लोकतांत्रिक पार्टी में ही संभव है कि वह मुझ जैसे सामान्य कार्यकर्ता को भी एक बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। हमारी पार्टी में कोई वाद नहीं चलता है, ना परिवारवाद चलता है और ना जातिवाद चलता है। हमारी पार्टी का नेतृत्व न किसी खास परिवार को मिलता है और न ही किसी खास जाति को मिलती है। हमारी पार्टी में कोई भी व्यक्ति, कोई भी सक्रिय कार्यकर्ता बड़े से बड़े दायित्व को पहुंच सकता है। इसलिए हम सबको अपनी पार्टी पे गर्व है। साथियों, मैं राजनीतिक जीवन का आरंभ कोई सुनियोजित मेरा नहीं था, बल्कि एक गलत के सामने हार ना मानने की जिद में हम राजनीति में ऊपर तक आए। मित्रों, हमारे यहाँ समीर सिंह जी बैठे हुए हैं, तमाम हमारे गोरखपुर के लोग बैठे हैं। 1989 में मैं जब सभासद हुआ और सभासद जीतने के बाद डिप्टी मेयर के चुनाव में कुछ कानूनी बाधाएं डाली गई जो एकदम अनुचित था और गलत भी था। अपने समर्थकों के साथ हमने कोर्ट केस किया, सिविल कोर्ट से लोअर कोर्ट से लगा करके और सुप्रीम कोर्ट तक 7 महीने के भीतर हमने वो लड़ाई लड़ करके वहां से विजय श्री लेकर आया और पुणे गोरखपुर का डिप्टी मेयर में बना। और मानिए ऐसा पहला केस होगा, क्योंकि इलेक्शन पटिशन हम सब जानते हैं कि इलेक्शन पटिशन होता है, आदमी का कार्यकाल या तो पूरा हो जाता है या तो नया चुनाव हो जाता है। लेकिन ये पहला उदाहरण था कि इस पटिशन में कहीं ना कहीं इलेक्टेड पर्सन को स्टे भी किया गया था और 7 महीने के अंदर निर्णय भी आया था। इसलिए इस राजनीति में आने का मुझे मौका मिला था। मित्रों, साथियों, अगर देखें तो इसके बाद 1991 में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे 26 साल के उम्र में 26 साल के उम्र में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे महाराजगंज से पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ने का आदेश दिया और महाराजगंज का लोकसभा प्रत्याशी बना। और 1991 से लेके आज चुनाव 1991 और 2024 तक 2024 का चुनाव मैंने महाराजगंज को कभी नहीं छोड़ा और न भारतीय जनता पार्टी को कभी छोड़ा। और एक ही पार्टी, एक ही संसदीय क्षेत्र में 7 बार सांसद बनने का मुझे आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। मित्रों, ये सब संभव हुआ है तो भाजपा के अथिक परिश्रम से, महाराजगंज की जनता की वजह से, अटूट प्रेम एवं भरोसे से माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने मुझे भारत सरकार में वित्त राज्य मंत्री की जिम्मेदारी दी और इसे मैं निष्ठा एवं कुशलता पूर्वक निभा रहा हूं। लेकिन मेरी ये नई जिम्मेदारी मेरी अब तक की सभी जिम्मेदारियों से अधिक गंभीर और चुनौतीपूर्ण है। लेकिन मुझे विश्वास है कि भाजपा उत्तर प्रदेश के गौरवशाली कार्यकर्ताओं का स्नेह एवं समर्पण इस महान दायित्व के निर्वहन में मेरी मदद करेगी। मुझसे पहले 1980 से अब तक 15 प्रदेश अध्यक्ष ने उत्तर प्रदेश भाजपा को सींचा है। सभी के अनुभवों से
सीखने का और मार्गदर्शन प्राप्त करने का भी प्रयास करूंगा मित्रों। और कहने इस मंच पे दिवंगत हमारे पूर्व प्रदेशाध्यक्षों की पूर्ण आत्माओं को मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित भी करता हूं। साथियों, किसी भी राजनीतिक दल के 4 सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ होते हैं: कार्यकर्ता, कार्यालय, कार्यक्रम और कोष। कार्यालय कार्यक्रम एवं कोष बहुत महत्वपूर्ण है। कार्यालय हम सबके लिए तीर्थ है। हम पार्टी के लिए राजनीतिक विचारों को देश की जनता तक पहुंचाते हैं और इन सब के लिए कोष की आवश्यकता होती है। लेकिन इन सब से महत्वपूर्ण है कार्यकर्ता, कि अगर डेडिकेटेड कार्यकर्ता नहीं है तो बाकी चीजें व्यर्थ है। साथियों, मैं महाराजगंज के कार्यकर्ताओं से हमेशा कहता हूं कि कार्यकर्ता ही मेरी सर्वोपरि है। वो मेरा बल है और मेरी पूंजी भी है। और मैं 1991 से लेकर 2024 तक के सभी चुनाव अपने कार्यकर्ताओं के दम पर लड़ा है। मेरे मन में अपने कार्यकर्ताओं के प्रति बहुत आदर है। और आज इस मंच से मैं पूरे प्रदेश के भाजपा कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं कि आप मेरे लिए सर्वोपरि हैं। आपके लिए मैं लड़ूंगा, अड़ूंगा और लड़ूंगा भी मित्रों। आपकी बात भी सुनूंगा, आपकी बात भी सुनूंगा और समाधान खोजने के सारे प्रयास करूंगा। कार्यकर्ताओं से निरंतर संवाद में मेरे 35 वर्ष के राजनीतिक जीवन का अभिन्न अंग रहा है। साथियों, जब आज मुझे यह महत्वपूर्ण दायित्व मिला है तो मैं नेतृत्व शब्द के सही मायने को समझना चाहता हूं और अमल भी लाना चाहता हूं। क्या केवल आदेश देना ही नेतृत्व है? नहीं, मेरे लिए नेतृत्व के मायने हैं बड़प्पन के साथ सबकी बात सुनना और समाधान के हर संभव प्रयास करना होता है। मुझे रूल नहीं करना है, मुझे रूल नहीं करना है, बल्कि रोल अदा करना है। एक समन्वयकारी का रोल अदा करना है, समाधान खोजकर्ता का रोल अदा करना है, एक मुखिया का जो पूरे परिवार को एक साथ लेकर के चलता है उसका रोल अदा करना है। मुझे पूरे उत्तर प्रदेश भाजपा परिवार को एक साथ लेकर के चलना है। मेरे नेतृत्व के मूल मंत्र रहेंगे संगठन, संपर्क, संवाद और समन्वय। संगठन मेरे लिए सर्वोपरि है। संगठन का जो भी आदेश है वो हमारे लिए सर्वमान है। संपर्क और संवाद के माध्यम से संगठन को लगातार मजबूत करना है और पार्टी के विचारों को लगातार जनमानस तक पहुंचाते रहना है। यह अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। आपके और सरकार के बीच समन्वय, आपकी बातें, आपके विचार एवं आपकी समस्याएं सरकार तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है और सरकार की जनहितकारी कार्यों को जानकारी आम जन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी और आप दोनों की है। साथियों, किसी पद पर बैठने वाला कभी भी भूतपूर्व हो सकता है, हो ही जाता है। बस एक कार्यकर्ता ही है जो कभी भूतपूर्व नहीं होता, जो कभी भूतपूर्व नहीं होता है। इसलिए कार्यकर्ता ही असली पूंजी है और असली ताकत है। हमारी पार्टी का इतिहास बहुत पुराना है। हमारे पास तमाम पूर्व सांसद हैं, पूर्व विधायक हैं, पूर्व पदाधिकारी हैं। मेरा प्रयास रहेगा कि इन सबके राजनीतिक अनुभव का लाभ पार्टी को मिलता रहे और उनके अनुभवों से पार्टी को समृद्ध होता रहे देखना चाहता हूं। आज यहाँ पीयूष गोयल जी ने अभी किस प्रकार से देश की गति बढ़ी है, प्रधानमंत्री जी जैसे काम कैसे कर रहे हैं, उसका जिक्र किया है, उसको मैं दोहराना नहीं चाहता हूं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बताया कि किस प्रकार से उत्तर प्रदेश आगे की तरफ बढ़ रहा है। मैं यहाँ मंच पर उपस्थित सभी आदरणीय स्वजनों से सीखने को आतुर हूँ
मैं आप सबसे सीखने के आदरणीय सभी मंच के से सीखने के लिए आतुर हूं और आपसे भी मैं सीखने के लिए निश्चित तौर से आतुर हूं मित्रों। क्योंकि साथियों, जहां तक एक और इस जिम्मेदारी से रोमांचित और गौरवान्वित हूं, वहीं दूसरी ओर भावुक भी हूं। यह कल्पनीय पल है। 1989 में पार्षद के रूप में शुरू हुआ यह सफर आज इस पड़ाव तक पहुंचा है और इस पूरे सफर में मुझे शीर्ष नेतृत्व के साथ साथ संघ परिवार का भी भरपूर स्नेह और कहीं ना कहीं मार्गदर्शन प्राप्त रहा है और इस स्नेह और प्रथम पथ प्रदर्शन के लिए संघ के प्रति कृतज्ञ हूं और मैं आशा करता हूं कि आगे भी मुझे यूं ही स्नेह और मार्गदर्शन प्राप्त होता रहेगा। आदरणीय श्री भूपेंद्र जी का प्रदेश अध्यक्ष का 3.5 वर्ष का कार्यकाल विशिष्ट रहा है। अपने उत्तर प्रदेश भाजपा परिवार को नई ऊर्जा दी है और मेरा प्रयास रहेगा कि भाजपा परिवार के संगठन को और नई ऊंचाइयों तक ले जाऊंगा। साथियों, 2014 से इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बागडोर संभाला है और आप सबने देखा होगा, अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी उसकी चर्चा किया और पीयूष जी ने भी उसकी चर्चा किया कि 2014 का भारत कैसा था और 2025 का भारत आज कैसा है। अगर आप देखें तो हमने समावेशी विकास किया है। प्रधानमंत्री जी का जो मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, अगर आप देखें, जो पीयूष जी बता रहे थे कि 80 करोड़ लोगों को राशन मुफ्त में दिया जा रहा है, मकान सबको मुफ्त में दिया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं समावेशी विकास के साथ साथ कोई भेदभाव करके नहीं दिया जा रहा। जो दीनदयाल जी की अंत्योदय की सोच थी, उस दीनदयाल जी के अंत्योदय को सोच को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री जी उस अंतिम व्यक्ति को उसके आम जीवन में जो आवश्यक चीजें हैं उसको कहीं ना कहीं देने का प्रयास मोदी जी ने किया। मित्रों, गरीब को क्या चाहिए? गरीब को एक मकान चाहिए, मकान में एक शौचालय होना चाहिए, बिजली का कनेक्शन होना चाहिए, पीने के पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, गरीब आदमी है तो उसको राशन मिलना चाहिए, बीमार हो जाता है तो दवाई की व्यवस्था होनी चाहिए, गरीब आदमी है तो कहीं ना कहीं उसको सहायता के रूप में किसान सम्मान निधि भी सरकार हमारी दे रही है। और इतना ही नहीं, केवल गरीबों का उत्थान, देश का विकास नहीं किया। आज अगर आप देखें तो पूरे दुनिया में मंदी छाई हुई है, लेकिन प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में अगर आप देखें तो दुनिया का सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में भारत आज निकली है और बहुत जल्द हम कहीं ना कहीं तीसरे स्थान पर पहुंचने वाले हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं, क्योंकि हम लोग भी उत्तर प्रदेश में थे, जब दिल्ली वगैरह हम लोग जाते थे, जब कोई सुनता था कि हम लोग गोरखपुर के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, तो लोग 2 कदम पीछे हट जाते थे। और भारत सरकार का वित्त मंत्री होने के नाते, राज्य वित्त मंत्री होने के नाते जो मुख्यमंत्री जी ने बदलाव किया है, आज पूरे देश में जाने का मुझे अवसर मिलता है और जब वहां उत्तर प्रदेश के बारे में अच्छी अच्छी बातें सुनता हूं तो मुझे भी गौरव महसूस होता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बारे में भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि भारत सरकार जो मोदी जी की सोच है अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की, उन योजनाओं तक, धरातल तक पहुंचाने का काम अगर किया है तो देश में नंबर 1 है उत्तर प्रदेश का। हमने छवि बदला है। चंद्रयान से चंद्रमा के साउथ पोल पर कहीं ना कहीं हमने सफल लैंडिंग किया है, जो कि विकसित राष्ट्र भी नहीं कर सके। मित्रों, यही नहीं, अगर आप देखें साथियों, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस प्रदेश का कायाकल्प करने का काम किया है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक विशेष आग्रह आप लोगों से किया है कि SIR और उसका पूरा गुण दोष और कैसे हुआ, कैसे घटा आ रहा है, उसको भी करना है। कहीं ना कहीं अगर आप देखें कि 2027 में जो प्रदेश पुनः भारू मतों से हम लोग जीतने का प्रयास कर रहे हैं और मुख्यमंत्री जी ने 2/3 मेजॉरिटी की बात किया है, तो ये सही है कि लड़ाई बूथ पे होती है। और SIR जो 12 दिन का समय बाकी है, इसमें हम आप सबसे निवेदन करेंगे
कि सारा काम छोड़ करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो विषय को रखा है उसके लिए हमें हर बूथ पर जाने की आवश्यकता है और अपने मतदाताओं का नाम कटने ना पाए उसके लिए हमें जाने की आवश्यकता मित्रों। और अभी देखें आप तो अंत में मैं अभूतपूर्व क्षण के इस मंच के माध्यम से शीर्ष नेतृत्व के प्रति और आप सबके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। अत्यंत सादर के साथ कोटि कोटि प्रणाम करता हूं और निश्चित तौर से मैं जितना आपके बीच में बोला हूं, जितने बारे में जानते हैं, मैं आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर आपके दुख दर्द में शामिल रहूंगा। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी की अनुमति से हम सब लोग राष्ट्रगान के लिए अपने स्थान पर खड़े होंगे। सामूहिक राष्ट्रगान के लिए सभी अपने स्थान पर करेंगे। राष्ट्रगान। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की। सूचना है माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी अभी निकल करके बाहर सभी के कार्यकर्ता जो वहां उपस्थित जनता जनार्दन है सबका अभिवादन लेंगे। यहां से बाहर निकलेंगे, बाहर निकल करके सभी का अभिवादन, सभी लोग बाहर निकलेंगे।